देखो एक्सेस प्रेशर, एक होती हैं वाटर बबल्स बनते हैं, वाटर ड्रॉप्स होती हैं अंदर से, मतलब वाटर बबल्स होते हैं, देखते हैं हम फिश एक्वेरियम वगैरह में वाटर बबल्स होते हैं या सोप बबल होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए बलून होता है, हम उसके अंदर हवा भर देते हैं, मान लो हम उसमें एक छोटी सी पिन मारे तो हवा क्या होती है, बाहर की तरफ आती है। तो यानी कि प्रेशर जो है वो अंदर क्या होता है, ज़्यादा होता है, बाहर क्या होता है, कम होता है, तभी अंदर से बाहर आती है। अगर अंदर कम होता बाहर ज़्यादा होता तो जो हवा है वो क्या जाती है, अंदर की तरफ जाती। तो सेम इसी प्रकार कि जितने भी वाटर ड्रॉप्स होते हैं या फिर सोप बबल्स जो होते हैं उसमें भी क्या होता है कि अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है और बाहर क्या होता है, कम होता है। तो सेम इसमें भी ये क्या हो जाएगा, एक वाटर ड्रॉप है तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, जो ये वाला पार्ट हो गया इसको बोलते हैं पी कनकेव, और ये जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स। ऐसे होता है। तो ये कनकेव पार्ट होता है और ये क्या होता है, कन्वेक्स। तो जो प्रेशर होता है अंदर क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। और कितना ज़्यादा होता है, 2s/r ज़्यादा होता है। कितना जाता है, 2s/r। r इसकी रेडियस हो जाएगी, जो वाटर ड्रॉप है इसकी रेडियस होगी। s क्या होता है इसका, सरफेस टेंशन। s क्या होगी, सरफेस टेंशन। कनकेव यानी कि इनसाइड बोल दो, इनसाइड और आउटसाइड, कई बार इनसाइड और आउटसाइड दे देता है। तो एक वाटर ड्रॉप में इनसाइड प्रेशर ज़्यादा होता है, आउटसाइड क्या होता है, कम हो जाता है। और प्रेशर डिफरेंस जो है कितना ज़्यादा होता है, वो कितना हो जाएगा, 2s/r, इतना ज़्यादा होता है। ऐसे यहाँ पे सरफेस टेंशन होगी, आर क्या होता है, उस बबल की वाटर ड्रॉप जो है उसका रेडियस। मान लो ये बोल दिया कि रेडियस जो है वो क्या कर दिया आपने, डबल कर दी, तो प्रेशर डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेडियस को डबल कर दिया तो प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन अगर बढ़ा दी तो प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यानी कि वाटर ड्रॉप्स के केस में जो प्रेशर डिफरेंस होता है पी कनकेव माइनस पी कन्वेक्स या पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, वो कितना होता है, 2s/r ज़्यादा होता है। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि अब मान लो कि वो भी एक वाटर ड्रॉप सी, मान लो अंदर क्या होती है, हवा भरी होती है। बलून के केस में एक मेम्ब्रेन होती है, इसमें भी क्या होती है, बाहर मेम्ब्रेन होती है। तो उस केस में उसमें भी क्या होती है, पिन मार दे तो हवा बाहर की तरफ आती है, तो उसमें भी अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, बाहर क्या होता है, कम होता है। बाहर तो क्या होगा, पी नोड का होगा, अंदर पी नोड से ज़्यादा होता है। तो सेम इसमें भी बाहर क्या होता है, पी नोड का, अंदर पी नोड से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, अंदर जो होगा वो होगा पी नोड प्लस में 2s/r, और बाहर कितना होता है, पी नोड का। तो डिफरेंस लोगे तो वो कितना हो जाएगा, 2s/r। इतना इनसाइड होता है और आउटसाइड जो होगा वो कितना हो जाएगा, पी नोड। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाता है, 2s/r, इतना डिफरेंस होता है। अगर ये पूछ लिया कि s दे दिया आपको, सरफेस टेंशन दे दी, रेडियस दे दिया, इतना रेडियस है, और ये पूछ लिया इनसाइड प्रेशर बताओ कितना होगा, एयर में रखियो, मान लो एक वाटर ड्रॉप्स है या फिर कोई भी बोला एयर में बाहर का जो मीडियम है वो s है, तो उस केस में, या फिर कन्वेक्स बाहर का प्रेशर आपको दे दिया, तो उस केस में पी कनकेव क्या हो जाएगा, 2s/r प्लस में ये कर देंगे हम। ये क्वेश्चन आ चुका है कि इस केस में बाहर का तो प्रेशर जो है वो कितना है, 10⁵ पास्कल। अंदर का प्रेशर बताओ तो वो कितना हो जाएगा, 2s/r, s की वैल्यू पुट कर देंगे, r की वैल्यू पुट कर देंगे, और प्लस में क्या हो जाएगा, 10⁵ या फिर 1 एटमोस्फियर। ठीक है। ऐसे ही एयर बबल जो, यानी कि एयर, फिश एक्वेरियम में एयर के बबल होते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो भी कितना होता है, 2s/r। चाहे वाटर ड्रॉप बोल दे चाहे एयर बबल बोल दे, दोनों ही केस में जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 2s/r का हो जाएगा। बट सोप सॉल्यूशन, अगर सोप बबल दे रखा है उसमें 2 मेम्ब्रेन है, हमेशा सोप बबल अगर देखते हैं तो उसमें कितनी मेम्ब्रेन होती है, 2 मेम्ब्रेन होती है, और दोनों के बीच सोप सॉल्यूशन होता है। क्योंकि मेम्ब्रेन जो है इतनी वो होती है ट्रांसपेरेंट की हमें दिखाई ही नहीं देती, तो उस केस में मेम्ब्रेन हमें नहीं दिखाई देती, हम सोचते हैं कि मेम्ब्रेन से दिखाई दे रही है, वो मेम्ब्रेन नहीं दिखाई होती, वो क्या दिखाई देता है हमें, सोप सॉल्यूशन दिखाई देता है। तो इसमें 2 मेम्ब्रेन होती है, उन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच क्या होता है, सोप सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसमें कितना, एक मेम्ब्रेन जो होगी वो कितना लगाएगी, प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2s/r, 2 है तो प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4s/r। तो वाटर ड्रॉप और एयर बबल के केस में प्रेशर डिफरेंस होता है 2s/r, और सोप बबल के केस में कितना होता है प्रेशर डिफरेंस, 4s/r। तो सोप फिल्म है ऑलवेज 2 मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक ये वाली और एक बाहर वाली, यानी कि, और एक की वजह से प्रेशर डिफरेंस आ रहा है 2s/r, इनटू में क्या कर देंगे 2, तो कितना हो जाएगा 4s/r। किसी को कोई डाउट? देखो कैपिलरी राइज, ये हमें पढ़ा था कि अगर मान लो कि हम एक कैपिलरी ट्यूब होती है, क्या होती है, बिल्कुल पतली होती है, अगर उसको आप कंटेनर में डालोगे तो पानी ऊपर चढ़ जाता है हल्का सा। तो ऊपर क्यों चढ़ता है, पहला रीजन तो ये, ऊपर क्यों चढ़ता है, क्योंकि अगर आप कंटेनर में एक कैपिलरी ट्यूब डालते हो तो क्या बन जाता है, एक शेप बन जाती है ऐसी, उसको क्या बोलते हैं हम, मेनिस्कस। उसको क्या बोलते हैं हम, मेनिस्कस।
और एक लो भी आपको बताया गया है। अगर एक कंटेनर में आप लिक्विड डालते हो मेनिस्कस, तो उस दो अगर सेम अरे अब ए और बी दो पॉइंट अगर बना दिए सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, उन दोनों पॉइंट्स पे जो प्रेशर रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो इस केस में अगर आपने एक कैपिलरी ट्यूब डाल दी तो उस केस में क्या बन जाता है, एक मेनिस्कस बन जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर जो एक इनसाइड पॉइंट और एक क्या है बाहर, तो कितना प्रेशर डिफरेंस आता है, पी कनकेव माइनस पी कन्वेक्स, कितना प्रेशर डिफरेंस आता है यहाँ पे। इसका क्या, यानी कि ये क्या है, कनकेव पार्ट है ये वाला, और ये क्या है, कन्वेक्स। तो यानी कि यहाँ पे P1 और P1 माइनस P2 जो आएगा वो 2SYR आएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट बनाओगे तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, P नोड का, यहाँ पे प्रेशर कितना है, P नोड का, और यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है। तो यानी कि वो लो फेल हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे दो पॉइंट्स बनाए गए हैं तो वहाँ पे प्रेशर सेम होना चाहिए। तो मेनिस्कस बनने की वजह से वो लो फेल हो गया, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे दो पॉइंट बनाए और दोनों पॉइंट पे क्या है, प्रेशर अलग अलग है। तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वाटर क्या जाता है, उस कैपिलरी ट्यूब में हल्का सा ऊपर चढ़ जाता है। यानी कि कम कितना हुआ था 2S/R का, और ऊपर चढ़ गया, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ कितना गया, H rho g। तो यानी कि यहाँ से H rho g, तो यहाँ से H की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2S बाय में R rho g। यहाँ पे R क्या बताया गया था, कैपिटल रेडियस ऑफ मेनिस्कस। R जो है ये है रेडियस ऑफ मेनिस्कस, R क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। और इसी R को हम लिख सकते हैं R इक्वल टू R बाय कोस थीटा। R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, R बाय कोस थीटा। यहाँ पे जो ये R है ये है रेडियस ऑफ कैपिलरी, ये R क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी। ये R है रेडियस ऑफ कैपिलरी। अब यानी कि यही फॉर्मूला है कि H इक्वल टू 2S कोस थीटा बाय में R rho g। S क्या है यहाँ पे, सरफेस टेंशन, और ये जो थीटा है ये क्या है, कॉन्टैक्ट एंगल है। इस जो मेनिस्कस और इस कैपिलरी के साथ का जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉन्टैक्ट एंगल थीटा। ठीक है, तो यानी कि कितना ऊपर चढ़ जाता है, H इक्वल टू 2S कोस थीटा बाय में R rho g। S यहाँ पे सरफेस टेंशन, कोस थीटा यानी कि थीटा यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल, R है यहाँ पे रेडियस ऑफ कैपिलरी, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और G क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये प्रैक्टिकली भी साइंटिस्ट लोगों ने इसको करके देखा। आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया था, R इक्वल टू R बाय कोस थीटा, कोई बताएगा। यानी कि यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक बड़ा बीकर ले लो, उसमें क्यों, रेडियस ऑफ मेनिस्कस और रेडियस ऑफ कैपिलरी सेम क्यों होगा, ये है रेडियस ऑफ कैपिलरी और ये है रेडियस ऑफ मेनिस्कस। अगर ध्यान से देखोगे तो कम होता है, R जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है वो R बाय कोस थीटा होता है, रिलेशन होता है इसमें। सेम नहीं होते दोनों के दोनों, अलग अलग होते हैं। मेनिस्कस तो ऐसे बनेगा, एक कर्व शेप बनती है, और कैपिलरी तो ये वाइड होगी। तो इसका ये तो क्या होगा, अगर ऐसे बनाओगे तो ये रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ कैपिलरी, ये R मान लो स्मॉल r, और ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है वो इक्वल होता है रेडियस ऑफ कैपिलरी डिवाइड बाय में कोस थीटा के। दोनों इक्वल नहीं होते, R दोनों जो है स्मॉल r और कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रही हो। तो यहाँ पे जो स्मॉल r है वो क्या होगा, जो यहाँ पे फॉर्मूले में आता है ये रेडियस ऑफ कैपिलरी आता है। और यहाँ पे जो अगर आप इसको प्रूव करते हो कि 2S बाय R इक्वल टू क्या हो जाएगा, H rho g के, तो जो ये R लिखते हो ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस होता है, ये क्या होगा, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो यहाँ पे ये क्या है, ये स्मॉल r है और ये क्या है, कैपिटल R। ये हो जाएगा आपके पास रेडियस ऑफ मेनिस्कस, और ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कैपिलरी। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये क्या बनता है यहाँ पे, थीटा। तो ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, इसके कॉम्पोनेंट लोगे तो ये हाइपोटेन्यूज, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, R कोस थीटा के। स्मॉल r की वैल्यू किसके आगे इक्वल आ जाती है, R कोस थीटा के। और यहाँ पे R स्मॉल r इक्वल टू आ जाएगा R कोस थीटा। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R डिवाइड बाय में कोस थीटा के।
r डिवाइड बाई में क्या आ जाएगी कोस थीटा, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे अगर ऐसे ड्रॉ करोगे, ये है आपके पास कैपिटल आर और ये है स्मॉल आर, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये पूरा एंगल भी 90 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास थीटा। ये एंगल थीटा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और इस एंगल साइड और इसके एंगल का बीच एंगल भी कितना है 90, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास थीटा। तो इसलिए ये r है, तो ये कितनी हो जाएगी r cos थीटा, और ये हो जाएगी r sin थीटा, और इसी को क्या बोला आपने रेडियस ऑफ कैपिलरी। तो रेडियस ऑफ कैपिलरी होता है r cos थीटा के इक्वल, यानी कि उस केस में जो r होगा वो रेडियस ऑफ मेनिस्कस होगा, थीटा जो होगा वो कॉन्टैक्ट एंगल होता है। अब एक बात और सुन लो, इसको हमने भी देखा था कि इसको किसके थ्रू देखा गया है, प्रैक्टिकली भी इसको देखा गया है कि कैसे ये पानी जो है ऊपर चढ़ता है। इस केस में प्रैक्टिकली भी देखा गया है कि h की वैल्यू जो है वो कैसे वेरी करती है, कि अगर इसमें अगर आप s की वैल्यू यानी कि इस केस में अलग अलग अगर आप लिक्विड ले लोगे, h इक्वल टू हो जाएगा 2t cos थीटा r रो जी बाय में r रो जी, तो h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके t के, यानी कि सरफेस टेंशन अगर ज़्यादा हुई तो उस केस में h की वैल्यू भी क्या होगी ज़्यादा, और h जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके cos थीटा की। अगर थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उस केस में भी हाइट क्या होगी, पानी और ज़्यादा ऊपर तक चढ़ेगा। दूसरा इस केस में कि h जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके रेडियस ऑफ कैपिलरी। अगर एक पतली लोगे एक थोड़ी सी मोटी आपने ट्यूब ले ली तो उस केस में पानी जो है पतली होगी उसमें ज़्यादा हाइट तक चढ़ेगा और जो मोटी होगी उसमें कम हाइट तक चढ़ेगा। तीसरे इस केस में एक ले लिया आपने लाइट यानी कि लाइट डेंसिटी के ले लिया हैवी डेंसिटी, जिसकी लाइट डेंसिटी होगी उस केस में क्या होगा पानी ज़्यादा हाइट तक जाएगा, और जिसमें कम डेंसिटी होगी उसमें कम हाइट तक जाएगा। ठीक है, ज़्यादा डेंसिटी होगी उसमें कम हाइट तक, तो h जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया डेंसिटी के। अब इसमें एक नई चीज सुन लो, मरकरी के केस में उसकी डेंसिटी क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो मरकरी के केस में जो होती है वो नीचे बैठ जाता है, इतना h हाइट इतना नीचे चला जाता है। अगर मरकरी मान लो आपने कंटेनर में क्या ले ली, एक मरकरी ले ली, और फिर आप कैपिलरी ट्यूब डालोगे तो उसमें जो मेनिस्कस बनता है वो ऐसे बनता है। क्यों बनता है, उसमें नीचे बैठ जाता है, क्यों, क्योंकि मरकरी के केस में जो कोहेसिव फोर्स होता है वो क्या होता है ज़्यादा होता है किसके से एडहेसिव फोर्स से, तो इसलिए क्या हो जाएगा ऐसे नीचे बैठ जाएगा। तो यहाँ का प्रेशर क्या हो गया इस केस में ज़्यादा हो गया, यहाँ क्या होगा कम हो गया, तो इसलिए प्रेशर मेंटेन करने के लिए क्या हो जाता है नीचे बैठ जाता है, यानी कि ये h हाइट नीचे चला जाएगा इसमें यहाँ तक लिक्विड, फिर ये h हाइट क्या हो जाता है नीचे चला जाता है, इतना ही जाता है 2s cos थीटा बाय r रो जी। इसमें तो डेप्थ हो गया यानी कि नीचे जाएगा डिप्रेस होगा, और वाटर के केस में क्या होता है ऊपर चढ़ता है राइज होता है। ये क्वेश्चन आता है कि मरकरी अगर है तो उस केस में डिप्रेस हो गया यानी कि मतलब नीचे बैठ जाएगा लिक्विड और मरकरी, और वाटर के केस में क्या हो जाता है राइज होता है। और कितना राइज होता है, इसमें राइज होगा इतना 2s cos थीटा बाय r रो जी, और इसमें क्या होता है ऊपर की तरफ। तो कॉन्टैक्ट एंगल वगैरह सब सेम है। कॉन्टैक्ट एंगल इसमें अगर क्वेश्चन में कभी भी ये दे रखा हो, ये बोल ना रखा हो कि वाटर है या फिर मरकरी है, तो उस केस में कॉन्टैक्ट एंगल इस केस में ज़्यादा होता है, 90 से ज़्यादा होगा। वाटर के केस में हमेशा 90 से कम होता है, इसमें 90 से ज़्यादा होता है। इसमें कॉन्टैक्ट एंगल देखो ये वाला होगा 90 से ज़्यादा होगा। अगर आपको दे रखा 10, 10, 120, 150 इस तरीके से दे रखा है तो इसका मतलब डिप्रेस होगा नीचे की तरफ जाएगा लिक्विड, और अगर आपको दे रखा है 60, 30, 45 तो इसका मतलब राइज होगा ऊपर की तरफ चढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसमें कि अगर कॉन्टैक्ट एंगल ना भी बोले इसका मतलब डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा दे रखी है उस केस में, तो यानी कि मरकरी दे रखी है फिर मरकरी जैसा ही कोई लिक्विड दे दिया तो उसमें कॉन्टैक्ट एंगल आपको ज़्यादा देगा, वो 90 से ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि इस तरीके से कर्व मेनिस्कस बनता है फिर उस केस में। तो इसमें जो कॉन्टैक्ट एंगल होगा वो क्या होगा ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें 90 से ज़्यादा होगा मरकरी के केस में, इसमें 90 से क्या होगा वाटर के केस में कम होता है। बस h की वैल्यू दोनों ही केस में सेम होगी 2s cos थीटा बाय में r रो जी। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। श्योर? इसमें कि अगर आपको ये दे दिया कि जो कैपिलरी है वो किसकी बनी हुई है प्योर गिलास की,
और आपने वाटर भी क्या ले लिया, प्योर वाटर ले लिया, वाटर भी क्या ले लिया, प्योर वाटर, और जो कैपिलरी ट्यूब बनी है वो भी किसकी बनी है, प्योर ग्लास की। तो उस केस में जो शेप बनती है वो हेमीस्फेरिकल शेप बनती है। शेप कैसी बनती है उस केस में, हेमीस्फेरिकल शेप। और थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है। थीटा क्या होता है उस केस में, 0 डिग्री। अगर आपने एक कंटेनर लिया और उसमें जो पानी लिया है वो क्या लिया है, प्योर वाटर लिया है। क्या लिया उसमें, प्योर वाटर। प्योर वाटर हम पी नहीं सकते, क्या ले लिया उसमें आपने, प्योर वाटर ले लिया। और इसमें जो कैपिलरी ट्यूब आपने डाली है ये किसकी बनी हुई है, प्योर गिलास की। कोई भी मिक्सिंग नहीं है इसमें, क्योंकि जितने भी गिलास बने होते हैं उसमें कुछ ना कुछ मिक्स किया जाता है। तो ये आपने क्या लिया, प्योर गिलास के लिए, और वाटर भी क्या लिया, प्योर वाटर लिया है। तो उस केस में जो शेप बनती है वो हेमिस्फेरिकल शेप बनती है। शेप क्या बन जाएगी उस केस में, हेमिस्फेरिकल। और थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 डिग्री होगी। नोट करके लिख लो ये बात। इन केस इन केस ऑफ प्योर गिलास, if capillary tube is made of pure glass, if capillary tube is made up of pure glass and water is pure water, shape is hemispherical, सेमी बोलो, हेमी बोलो, हेमिस्फेरिकल। मतलब स्फीयर का आधा पार्ट कर दो तो उसको हेमिस्फेरिकली बोलोगे। If capillary tube is made of pure glass, then shape of meniscus is hemispherical. Shape of meniscus क्या होगी, hemispherical होगी। And contact angle जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0। एंड कॉन्टैक्ट एंगल क्या होगा, 0 के इक्वल। लगभग बहुत छोटा बनता है। अगर कहीं पे भी आ जाए वेरी वेरी स्मॉल तो वो भी टिक कर दो। कहीं पे 0 ना लिख रखा हो तो आप उसको भी टिक कर सकते हो, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल कम होती है, ना के बराबर होती है। तो उसको लगभग 0 के इक्वल ले लेते हैं। यानी कि जो कोस थीटा की वैल्यू है वो लगभग लेते हैं 1 के इक्वल। क्या कह रहे हो, इफ कैपिलरी जो h की वैल्यू होगी उस केस में, जो h की वैल्यू होगी 2s बाय में r रो जी। थीटा की वैल्यू तो क्या होगी, 1 के इक्वल। कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1। यानी कि कोस 0 क्या होता है, 1 के इक्वल। माइनस कर दो इसमें r/3। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो पानी है वो इधर कोनों में घुस जाता है कुछ, उसकी वजह से भी कुछ प्रेशर बन जाता है। तो यहाँ पे h की जो वैल्यू है इतनी आएगी। फिर 2s बाय में r रो जी, यानी कि r रो जी माइनस क्या होगा, r/3। थीटा की वैल्यू, ये बात ध्यान रखनी है कि शेप जो बनेगी वो हेमिस्फेरिकल शेप बनेगी। और उस केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। और इसमें से 2s बाय में r रो जी माइनस क्या करोगे, r/3। लिख लो अब, इफ ट्यूब इज मेड ऑफ प्योर ग्लास एंड वाटर इज प्योर वाटर, देन शेप ऑफ मेनिस्कस इज हेमिस्फेरिकल एंड थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। Then water rise up to a height h equal to 2s by में r रो g minus r/3। अब इसके में एक क्वेश्चन मेरा ये है, ये बनाना आप कि अगर मान लो कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे आपने एक ट्यूब डाल दी, कैपिलरी ट्यूब, और जो पानी इसमें ऊपर चढ़ रहा है वो मान लो फॉर्मूले से आपने सोल्व करा। फॉर्मूला क्या था, h इक्वल टू 2s कोस थीटा बाय में r रो जी। इसको सोल्व करके कितना है, मान लो 5 मीटर आया। कितना आया ये, 5 मीटर। अब आपने इस ट्यूब को ऊपर से कट कर दिया, मान लो 3 मीटर कट कर दिया। ये हाइट, कितना हाइट ऊपर चढ़ा था, 5 मीटर। यानी कि वाटर से बाहर जो जितनी हाइट थी उतने तक पानी भर गया। अब इसका आपको कट कर दिया, इस कैपिलरी ट्यूब को क्या कर दिया आपने, कट कर दिया। तो क्या पानी बाहर आएगा, मतलब फुहारा बन के बाहर आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा इस केस में, नीचे जाएगा। क्योंकि आपने चढ़ कितना तक रहा था, 5 मीटर तक, 5 मीटर तक चढ़ रहा था। अब आपने ट्यूब को क्या कर दिया, ऊपर से कट कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, पानी बाहर आएगा या नहीं आएगा। 3 मीटर कट कर दिया, 5 मीटर तक चढ़ रहा था बाहर, मान लो 5 मीटर ही थी कैपिलरी ट्यूब, और आपने 5 मीटर तक पानी चढ़ रहा था। इसको सोल्व करके कितना आंसर है आपके पास, 5 मीटर। अब आपने 3 मीटर कट कर दिया ऊपर से, तो क्या पानी बाहर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अब बाहर तो 2 मीटर ही रहेगी और पानी चढ़ना कहाँ तक चाहिए, 5 मीटर तक।
तो क्या पानी बाहर आएगा या नहीं आएगा कैपिलरी ट्यूब में से? आएगा। कितने स्टूडेंट कहते हैं आएगा? ये क्वेश्चन आ चुका है कि पानी ऐसा हो कि आपने सोल्व करके आंसर निकाला 5 मीटर, फिर आपने ट्यूब को कट कर दिया, मान लो इतने मीटर कट कर दिया, 5 मीटर आपका आंसर आ रहा है, आपने ट्यूब को 3 मीटर कट कर दिया, क्या पानी बाहर आएगा या नहीं आएगा? तो इसका आंसर ये है कि पानी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, पानी क्या होगा उस केस में? बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं बाहर आएगा? क्योंकि देखो एस तो सेम है, एस तो आपने चेंज नहीं करा, रो भी सेम है, वाटर भी आपने चेंज नहीं करा, आर की वैल्यू कैपिलरी ट्यूब भी वही है, तो इस केस में जो थीटा है वो चेंज हो जाता है। थीटा क्या हो जाता है इस केस में? चेंज हो जाता है। तो आप ये कहोगे कि वाटर बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं बाहर आएगा? क्योंकि जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो इससे अपना वैल्यू उतनी कर लेगा कि उसको सोल्व करके फिर भी आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 2 मीटर ही आ जाएगा। थीटा की वैल्यू कुछ ऐसी हो जाएगी कि सोल्व करने पे आंसर कितना आएगा आपके पास? 2 मीटर आएगा। थीटा जो है वो चेंज हो जाता है कि आपने पहले तो सोल्व करके कितना आंसर आया था? 5 मीटर। अब आपने इसको ऊपर से ट्यूब को कट कर दिया, तो उस केस में क्या पानी बाहर आएगा? तो उस केस में पानी बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं बाहर आएगा? रीजन भी अगर पूछा गया है तो उस केस में थीटा जो है वो चेंज हो जाएगा और वो इतना हो जाएगा कि बाद में भी सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2 मीटर तक ही आएगा। ठीक है, तो इस केस में रीजन भी होगा। पानी अगर पूछ लिया आएगा या नहीं आएगा तो नहीं आएगा। दूसरी बात, क्यों नहीं आएगा? तो आप कहोगे थीटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है इसमें। किसी को कोई डाउट है तो बताओ इसमें क्या? आगे देखो इलास्टिसिटी में सर है, बता देती हैं। तो इलास्टिसिटी में ये मेटल्स के लिए ही होगा कि मेटल के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए होता है इलास्टिसिटी वर्ड से यूज करते हैं उस केस में। कि मान लो कि एक रोड है, मान लो यही है कि ये किसकी बनी हुई है? मेटल के लिए, मेटल्स के लिए होगा। ठीक है, तो ये किसकी बनी हुई है? लकड़ी, वुड के लिए। कोई बच्चे सोचते हैं वुड होगा, क्या होगा? इस तरीके से मेटल्स के लिए ही होगा, जैसे स्टील दे दिया, कॉपर दे दिया, आयरन दे दिया, इस तरीके से। ठीक है, क्या कह रहे हो? ऐसे हम क्या कर रहे हैं? इसको डिफॉर्म कर रहे हैं, हम खींच रहे हैं इसको, तो उस केस में क्या लगता है इसकी लेंथ बढ़ेगी। मान ये क्या है? मेटल की बनी हुई है, ऐसा मानो, तो इसको मैं ऐसे खींच रही हूँ तो लेंथ बढ़ेगी, उतनी ही रह रही है, क्या चक्कर है? बढ़ेगी। इस केस में सही है कि इस केस में अगर किसी मेटल्स की रोड को आप खींचोगे, मान लो ये लोहे की बनी है तो इसको खींचोगे, तो उस केस में इसमें लेंथ में डिफॉर्मिंग होती है। लेंथ जो है वो हल्की सी बढ़ती है, ऑब्जर्वेबल नहीं होती, बिल्कुल हल्की सी बढ़ती है, 0.001 इस तरीके से बढ़ती है, मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर, बट बढ़ती जरूर है। जैसे ही आपने फोर्स हटाते हो ये तुरंत क्या आ जाती है? अपनी उसी ओरिजिनल शेप साइज में। तो आप जो फोर्स लगा रहे हो इस फोर्स को क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। जो आप फोर्स लगाते हो इसको क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। एक इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में फोर्स लगा रहे होते हैं, वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। आप इसको खींचोगे तो वो इसको क्या करेंगे? उसी शेप, ओरिजिनल शेप साइज में लाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो इस केस में इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप किसी भी मेटल्स को डिफॉर्म करने की उसकी लेंथ के साथ कम ज़्यादा उसको कम कर रहे हो या फिर उसको बढ़ा रहे हो, आप ऐसे भी कंप्रेसिव फोर्स भी लगा सकते हो, ऐसे इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, तो फोर्स दोनों लगा सकते हो। तो उस केस में क्या करेगा? अपनी जो इसके अंदर जो इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं, वो क्या करेंगे? एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, तो वो क्या करते हैं? दोबारा से उसको ओरिजिनल शेप साइज में लाने की कोशिश करते हैं। तो इलास्टिसिटी एक मेटल की प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी मेटल्स पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो तो उस केस में जो उसके ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स होते हैं वो क्या लगाते हैं? एक दूसरे पे रिस्टोरिंग फोर्स लगाते हैं। तो इलास्टिसिटी की होगी एक प्रॉपर्टी होगी किसी भी मेटल की कि वो अपने ओरिजिनल शेप साइज को क्या कर ले? रिगेन कर ले आफ्टर डिफॉर्मिंग, आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स आप हटा दोगे तो जो ये क्या कर लेगी? अपनी ओरिजिनल शेप साइज में आ जाएगी। जो फोर्स लगाएगी वो क्या लगाएगी? रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। आपने जो फोर्स लगाया वो क्या होगा? डिफॉर्मिंग फोर्स, और जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स। तो इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की जिसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट, जिसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया क्या लग जाएगा उस पर? रिस्टोरिंग फोर्स, और वो अपनी ओरिजिनल शेप साइज में आ जाती है। तो यानी कि आयरन के केस में जो डिफॉर्मिंग फोर्स आपको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इतना हार्ड होता है कि आपको डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होगा? बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। जितना आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या लगेगा? उतना ही ज़्यादा लगेगा। जितना डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाया, डिफॉर्मिंग फोर्स भी, रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे ही आप हटाओगे तो वो ओरिजिनल शेप साइज में आ जाती है।
तो उसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। कि अगर ऐसा कोई एलिमेंट है कि जैसे ही आपने उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, जितनी पहले उसकी ओरिजिनल शेप साइज जो थी अगर उसी ओरिजिनल शेप साइज में आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। वो क्या होगी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। और इस प्रॉपर्टी को, की ओरिजिनल शेप साइज में आई इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी ही है कि अगर किसी एलिमेंट्स को आपने, किसी मटेरियल को अगर साइज आपने उसको क्या कर दिया, डिफॉर्म कर दिया, जो पहले थी उसमें आपने डिफॉर्मेशन पैदा कर दिया, और जैसे ही आपने वो फोर्स हटाया, डिफॉर्मिंग फोर्स, वो अपनी ओरिजिनल शेप साइज में आ जाए, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हमें, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड। जब डिफॉर्मिंग फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो तब भी रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। पहले तो क्या होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, हल्का सा कम होता है। रिस्टोरिंग फोर्स तब तक नहीं जीरो होता, जैसे आपने डिफॉर्मिंग फोर्स भी जीरो कर दिया तो रिस्टोरिंग फोर्स ये नहीं है कि तुरंत जीरो हो गया, वो ओरिजिनल शेप साइज में लेके आएगा फिर जीरो हो जाएगा। पर ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटेगा तो डिफॉर्मिंग फोर्स जीरो हो जाएगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। तो इस केस में दोनों बराबर की चल, डिफॉर्मिंग फोर्स जिस तरीके से बढ़ेगा रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगा, उसी तरीके से बढ़ रहा होगा। जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स जीरो, रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसकी ओरिजिनल शेप साइज में लेके आएगा और फिर क्या हो जाएगा, जीरो। तो दोनों डिफॉर्मिंग फोर्स अगर जीरो, तो कोई पूछे रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस केस में ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं, एक परफेक्टली इलास्टिक, एक परफेक्टली इन इलास्टिक, और एक होता है इन इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक बोल दो या फिर इलास्टिक बोल दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। परफेक्टली इलास्टिक यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद 100% ओरिजिनल शेप साइज में आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। और अगर वो पार्सली रिकवर करे यानी कि हल्की फुल्की खींची रह जाए तो वो क्या होगा, इन इलास्टिक। और 0% रिकवर करे तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। 0% रिकवर करेगी तो वो क्या होगी, परफेक्टली इन इलास्टिक। खींची की खींची रह जाए, आए नहीं वापसी, तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक। ओरिजिनल 100% रिकवर कर जाए तो परफेक्टली इलास्टिक। और पार्सली रिकवर करे, हल्की फुल्की रिकवर होगी, फिर उस केस में 100% नहीं हुई तो क्या बोल देंगे उसको, इन इलास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे यानी इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है कि वो ओरिजिनल शेप साइज को कितना रिगेन कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। तीन टाइप्स के होते हैं, 100% रिकवर करेगी तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है वो। अगर वो पार्सली रिकवर करती है तो इन इलास्टिक है, और रिकवर ही नहीं करती, खींची की खींची रह जाती है, आपको डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, रिस्टोरिंग फोर्स बिल्कुल ही लगा, तो वो क्या हो जाएगी, परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, तो इस केस में परफेक्टली इलास्टिक का एग्जाम्पल अगर देखोगे तो क्वार्ट्स है। एक क्वार्ट्स नाम का मेटल होता है, वो अगर 100% रिकवर करता है अपनी ओरिजिनल शेप साइज को। ठीक है, मतलब 100% वो, मतलब कह सकते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक है। वैक्स होगी वो क्या हो जाएगा आपके पास, परफेक्टली इन इलास्टिक है, खींच दोगे तो वो खींची खींची रहती है। ठीक है, और बाकी के एग्जाम्पल तो इन इलास्टिक तो भरे पड़े हैं, कितने ही ले लो। ठीक है, अब इसको मान लो ये रोड है, ये मेटल की रोड है किसी, तो उसमें आपने क्या लगा दिया, एफ का फोर्स लगा दिया, ये क्या होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स। जो आपने अप्लाई फोर्स किया, अप्लाइड फोर्स बोल दे, डिफॉर्मिंग फोर्स बोल दो। तो इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था इसका, ए। इसकी पहले लेंथ क्या थी, एल। फोर्स लगाने से पहले लेंथ क्या थी इसकी, एल। अब आपने फोर्स लगा दिया तो हल्का से इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर लेंथ बढ़ी तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम हो जाता है, बट वो ना के बराबर होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, ना के बराबर कम होता है। तो इस केस में आपने फोर्स एफ का लगाया तो लेंथ क्या हो जाएगी, एल प्लस डेल्टा एल, क्योंकि पहले एल थी, अब डेल्टा एल क्या होगी, बढ़ गई। तो बाद वाली जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, एल प्लस डेल्टा एल, यानी कि एल डैश की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, एल तो पहले ओरिजिनल लेंथ थी उसकी, डेल्टा एल यानी कि इतनी बढ़ गई, तो डेल्टा एल जो एल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल प्लस डेल्टा एल। तो उस केस में दो जो प्रॉपर्टी है, यानी कि एक होता है इसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि एक स्ट्रेस और एक क्या होता है, स्ट्रेन। स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स बाय एरिया, कि कितना आपने फोर्स लगाया, कितना उसका क्रॉस सेक्शन एरिया था, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। डेफिनेशन ये आई कहाँ से, कैसे, क्या है, तो स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन में एरिया होता है, यानी कि इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रोड। इस रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया और एफ फोर्स जितना आपने फोर्स लगाया है और डिवाइड बाय में उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको क्या बोल देंगे, स्ट्रेस। एक फिजिकल क्वांटिटी है स्ट्रेस, जो कि रेशियो होता है फोर्स बाय एरिया का। कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि फोर्स बाय एरिया तो प्रेशर भी होता है,
तो उस केस में वो थ्रस्ट बाय एरिया होता है, न कि फोर्स बाय एरिया। ठीक है, प्रेशर जो होता है, बट हम उस केस में पढ़ लेते हैं कि फोर्स बाय एरिया को प्रेशर बोलते हैं, बट वो एक्चुअल में जो होता है वो थ्रस्ट बाय एरिया होता है। थ्रस्ट भी एक प्रकार से फोर्स ही होता है। एक्चुअल अगर प्रेशर की डेफिनेशन होती है वो थ्रस्ट बाय एरिया होता है। वो हम यूनिट डायमेंशन निकालने के लिए फोर्स बाय एरिया कर लेते हैं। थ्रस्ट क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स बाय एरिया को क्या बोल देंगे, स्ट्रेस। इसमें एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। अगर आपने एफ का फोर्स लगाया तो रोड में क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। यानी कि इलास्टिसिटी जो ये रियल लाइफ में कहाँ पे यूज होता है, जो सिविल इंजीनियर जो हैं आगे पढ़ते हैं इसको, जो सिविल इंजीनियर से आईआईटी में करते हैं कि उन्होंने जो ब्रांच ली है सिविल इंजीनियर, तो वो पढ़ते हैं इसको डिटेल में। 3-4 सालों से यही पढ़ते रहते हैं। यूज होता है कि जो रोड्स वगैरह बनते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनती है, तो उसमें जो लोहे के सीढ़ी वगैरह यूज होते हैं, तो वो कितना फोर्स सहन कर सकते हैं। रोड बनाया तो उसमें जो सीढ़ी यूज करें तो कितनी गाड़ियां चल सकती हैं, कितना उसके ऊपर फोर्स वो सहन कर सकते हैं, कितना उसका एयर किस तरीके से होना चाहिए, तो वो दिमाग लगाते हैं। वहां पे देखते हैं कि वो किस मेटल का बना होना चाहिए, कितने उसके ऊपर, मतलब इन सब चीज़ों में। बिल्डिंग जो है कि अगर भूकंप वगैरह आ जाए तो वो गिरे ना, तो उस केस में इस तरीके से वहाँ पे सिविल इंजीनियर को ज़्यादा ये डिटेल्स में पढ़ते हैं इलास्टिसिटी। हमारे सिलेबस में तो बिल्कुल हल्का सा दे रखा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया। एक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय में ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल बाय एल। कितना चेंज आया लेंथ में, और डिवाइड बाय में ओरिजिनल पहले कितनी उसकी लेंथ थी, वो क्या आ जाएगा आपके पास, स्ट्रेन। डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ बोल दो या चेंज इन लेंथ बोल दो, और ओरिजिनल लेंथ एल क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओरिजिनल लेंथ। एक्सपेरिमेंटली एक हुक्स नाम का साइंटिस्ट था, हुक नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या बताया कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्ट्रेन। स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ता है। तो उस केस में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, स्ट्रेन के, बट एक लिमिट तक ही। क्या होगा, एक लिमिट तक ही ऐसा होता है। उस लिमिट को बोलते हैं हुक्स लिमिट। मान लो कि आप खींच रहे हो, आपने खींच दिया तो स्ट्रेस बढ़ा तो स्ट्रेन भी बढ़ गया, और ज्यादा खींच दिया तो स्ट्रेस बढ़ा तो स्ट्रेन भी बढ़ गया। तो बट एक लिमिट तक ही होगा वो ऐसा। अगर उस लिमिट से ज्यादा आपने खींचा तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिर स्ट्रेन नहीं होगा। वो एक लिमिट तक ही होता है कि मान लो आपने 3 सेंटीमीटर की इसको खींच दिया है, 3 मिलीमीटर खींच दिया, तो वो क्या होगी, उसकी हुक्स लिमिट हो जाएगी। उसी केस में फोर्स डायरेक्टली स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, स्ट्रेन के। अगर उससे ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, उससे ज्यादा खींचने की कोशिश कर रहे हो, तो ये फिर एप्लीकेबल नहीं होगा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होगा। एक लिमिट तक ही ऐसा होगा कि स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो उस लिमिट को बोलते हैं हुक्स लिमिट। तो हुक्स लॉ यही होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर पूछे कि हुक्स लॉ क्या होता है तो आपको कहोगे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्ट्रेन के। दूसरा हुक्स लिमिट क्या होता है कि एक लिमिट तक ही स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, उस लिमिट के बाद स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होगा। अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है वो गामा लगता है। गामा को बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस। ये जो है मटेरियल पे डिपेंड करता है कि जो रोड है वो किस चीज़ की बनी होगी, लोहे की बनी हुई है, किसी और चीज़ की बनी हुई है, तो उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है। यंग्स वाई डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ रोड, कि किस मटेरियल की ये बनी हुई है। लोहे का यंग्स मॉड्यूलस ज़्यादा होता है क्योंकि जिसको खींचने में जितनी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी उसका यंग्स मॉड्यूलस क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होता है। आप सोचते हो कि रबड़ तो बहुत ज़्यादा खींच जाता है, बट एक लिमिट के बाद आपने उसको खींच दिया तो वो ओरिजिनल सेफ साइज को रिगेन नहीं कर पाता। हल्का सा खींचते तो तुरंत आ जाता है, उसको खींचना इतना मुश्किल है नहीं, तो उसका यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, कम होता है। लोहे का यंग्स मॉड्यूलस बहुत ज़्यादा होता है। आयरन का जो है वो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसको आप खींचते जाओ खींचने में भी ताकत लगेगी, और हम उसको जितना मर्जी खींच लो, बहुत ज़्यादा खींच सकते हैं उसको, तो जितना ज़्यादा खींचने में हमें ताकत लगती है उसका यंग्स मॉड्यूलस उतना ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो किस मटेरियल की बनी हुई है। आप डाल के देखोगे तो हर एक मटेरियल का यंग मॉड्यूलस पता लग जाएगा कि किसका क्या होगा। स्टील का यंग्स मॉड्यूलस ज़्यादा होता है कॉपर के कंपैरिजन में, आयरन का इन दोनों से ज़्यादा होता है। तो इस केस में कितना ज़्यादा हम एल्यूमिनियम को उतना ज़्यादा अच्छे से खींच सकते हैं, ऐसे स्टील को नहीं खींच सकते, तो उसका यंग्स मॉड्यूलस क्या है, कम है, उसका क्या स्टील का ज़्यादा है। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये ध्यान रखना है कि यंग्स मॉड्यूलस तभी चेंज होगा जब आप मटेरियल दो अलग, मान लो 2 रोड लिए, सेम मटेरियल बोल दिया तो दोनों का गामा सेम है। अगर अलग अलग मटेरियल है तो गामा अलग अलग होगा, मटेरियल की प्रॉपर्टी ही है। अगर गामा सेम रख रहा है और बाकी कुछ भी चेंज करता रहे उस रोड का तो गामा चेंज नहीं होगा। मान लो ये बोल दिया कि पहले फोर्स एफ लग रहा था, एरिया ए था, लेंथ एल थी, तो उस केस में गामा जो मटेरियल गामा क्या था, जो यंग्स मॉड्यूलस है वो गामा है। फिर फोर्स बढ़ा दिया, मान लो एरिया बढ़ा दिया, तो अब गामा बताओ, तो वो रोड तो वही है
तो गामा सेम ही रहेगा उस केस में, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस क्या होती है, मटेरियल रोड, जो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है वो रोड किस चीज की बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा बाय में स्ट्रेन, गामा यानी कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लग जाता है, गामा, इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन क्या होगा, इंक्रीज इन लेंथ डिवाइड बाय में ओरिजिनल लेंथ। यहाँ तक किसी को डाउट? श्योर? डिफॉर्मिंग फोर्स अपोजिट साइड लगा दिया, हाँ ऊपर लगा दिया, डेल्टा एल कम हो जाएगा ना, मतलब नहीं, चेंज इन लेंथ आ जाएगा, फिर एल जो है वो कम हो जाएगी, एरिया बढ़ जाता है फिर उस केस में। अब यहाँ पे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। तो इसको सोल्व कर लो, एफ बाय ए, स्ट्रेस को क्या लिख सकते हो, फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस को क्या लिख सकते हो, फोर्स बाय एरिया, और डेल्टा एल बाय स्ट्रेन को क्या लिख सकते हो, डेल्टा एल बाय एल। तो गामा जो है वो क्या हो जाएगा, एफ बाय ए इंटू में एल बाय डेल्टा एल, यह आ जाएगा आपके पास गामा की वैल्यू। तो यहाँ से जो एफ है वो कितना आ जाएगा, एफ यानी कि गामा ए इंटू डेल्टा एल डिवाइड बाय में एल किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के इक्वल। एफ को बोलते हैं यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स, एफ क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स, इतना रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, किसके इक्वल, गामा ए इंटू डेल्टा एल बाय एल के इक्वल। यहाँ पे गामा ए बाय एल को बोलते हैं के, गामा ए बाय एल को क्या बोलते हैं, के होता है इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है गामा ए बाय एल। इसकी वैल्यू क्या होगी, गामा ए बाय एल। जो एफ की वैल्यू है उसको क्या लिख सकते हो आप, के डेल्टा एल। के क्या होता है, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा ए बाय एल। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा, इसको प्रॉपर सोल्व करा है, कितना फोर्स आ गया, गामा ए बाय एल इंटू डेल्टा एल, और इसको बोलते हैं के क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट। इसको स्प्रिंग से भी आप रिलेट कर सकते हो कि मान लो एक स्प्रिंग है, उसके ऊपर एक ब्लॉक है, एफ का फोर्स लगा दिया, तो स्प्रिंग फोर्स क्या लगता है इस केस में, जो आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, के, तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगता है, के एक्स के इक्वल। तो सेम यहाँ पे क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना जो है हम उसको खींच सकते हैं, यानी कि कितना मोटा है कितना पतला स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट उसकी थिकनेस, हार्डनेस, सॉफ्टनेस को रिप्रेजेंट करता है हमेशा। तो सेम यहाँ पे जो के होगा वो भी क्या है, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, इसको रिलेट कर सकते हो। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, के डेल्टा एल, एल जो इसमें चेंज आ गया, एक्स जो है इसमें भी डिफॉर्मेशन जीते आती है, तो इससे रिलेट कर सकते हो, ये फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग का हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना रिस्टोरिंग फोर्स लगता है किसके इक्वल, के डेल्टा एल के इक्वल। के क्या होता है, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है गामा ए बाय में एल, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी, जैसे स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी, हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर। एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी, हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर। एक बार बार फॉर्मूला इसमें यूज होता है कि हाफ के इंटू में क्या लिख लोगे, डेल्टा एल इंटू में क्या लिख दें हम, डेल्टा एल। के डेल्टा एल को क्या बोल सकते हो, एफ। के डेल्टा एल को क्या बोल सकते हो, एफ। तो एनर्जी स्टोर हो जाएगा हाफ इंटू में एफ इंटू डेल्टा एल। एनर्जी स्टोर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। तो इस केस में डायरेक्ट एनर्जी स्टोर का रेशियो पूछ लेता है। फोर्स पहले इसमें एफ लग रहा था, इसमें कितना लग रहा है, 2f। मान लो ये बोल दे एक पे एफ लग रहा है, दो रोड ले ले सेम मटेरियल के, एक पे एफ फोर्स एफ का लग रहा है, दूसरे पे 2f का लग रहा है। डेल्टा एल की वैल्यू दोनों में सेम है। तो ये बताओ कि एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी, जो एफ का रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर का रेशियो हो जाएगा। तो कई बार कि इसमें फिर बच्चे क्या करते हैं कि निकालना शुरू हो जाते हैं, पूरा सोल्व करने लगते हैं इस फॉर्मूले से कैसे निकाले। तो यहाँ पे डायरेक्ट एनर्जी स्टोर को क्या लिख सकते हो, हाफ एफ इंटू में डेल्टा एल, या फिर हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर। अगर डायरेक्ट डेल्टा एल दे रखा है फिर एनर्जी स्टोर पूछिए तो आप ऐसे सोल्व कर लो, ठीक है। अगर ऐसे तरीके से दे रखा है तो आप इस तरीके से सोल्व कर लो। यहाँ तक कोई डाउट? यानी कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये दोनों। फोर्स जो होता है एफ इक्वल टू के डेल्टा एल होता है, के की वैल्यू होता है गामा ए बाय एल, और जो एनर्जी स्टोर होती है वो क्या होती है, हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर। और ये भी लिख सकते हो हाफ इंटू एफ इंटू में डेल्टा एल। एक होती है एनर्जी डेंसिटी। जो एनर्जी स्टोर है वो तो उसके पूरे वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होती है, यानी कि इसका वॉल्यूम होगा पूरा, एरिया इंटू में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू एल कर दें, ये वॉल्यूम होगा। जो एनर्जी स्टोर है हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर, वो तो क्या है पूरे वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर हो रही है, यानी कि पूरे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू एल।
इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू में एल कर दो, वॉल्यूम हो जाएगा। तो जो पूरे वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होगी, हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर। एक होती है एनर्जी डेंसिटी, एक यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होगी, एक यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगी, एनर्जी बाय वॉल्यूम। पूरे वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होती है हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर, एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी बाय में वॉल्यूम, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आता है हमारे पास ये, तो देखो हाफ गामा ए बाय एल इंटू में डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल इंटू में क्या कर देंगे 1 बाय ए इंटू एल। ए से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे हाफ गामा गामा इंटू डेल्टा एल बाय एल इंटू में क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाय एल, ये आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, स्ट्रेन लिख सकते हो। अब गामा और इसको भी, इसको आप लिख सकते हो एक फॉर्मूला हाफ इंटू में गामा इंटू में स्ट्रेन इंटू में क्या आ जाएगा, स्ट्रेन, ये लिख सकते हैं हम। और हमने पढ़ा था गामा इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस को क्या लिख सकते हो आप, गामा इंटू में स्ट्रेन, स्ट्रेस को क्या लिख सकते हो, गामा इंटू स्ट्रेन। तो यहाँ पे गामा इंटू स्ट्रेन की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, स्ट्रेस लिख सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है कि ये भी होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। या फिर कई बार ये होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, तो उस केस में ये भी हो सकता है कि हाफ इंटू गामा इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, हाफ इंटू गामा इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है, ये भी हो सकता है। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यानी कि सारे एक तरीके से ही निकल के आते हैं। मेन तो यही हो जाएगा एनर्जी बाय वॉल्यूम से, यानी कि इसको सोल्व करोगे तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और इसी को इसी ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ इंटू गामा इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, क्योंकि गामा इंटू स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं हम, स्ट्रेस, ठीक है। तो यानी कि एनर्जी स्टोर होगा हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर या फिर हाफ इंटू एफ इंटू में डेल्टा एल। एफ होता है रिस्टोरिंग फोर्स, इसकी वैल्यू होती है के डेल्टा एल के इक्वल, के की वैल्यू होती है गामा ए बाय एल। और एनर्जी डेंसिटी होती है कि एक यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर होगी, रोड के यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या फिर ये बोल दो हाफ इंटू गामा इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है। अभी जितना पढ़ाया इसमें से पूछ सकते हो, 2 मिनट का टाइम मिल रहा है आपको।